हाँ, तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों को एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल इनकलाब क्लासेस पर। एंड आपकी बीएसटीसी की तैयारी जो है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं अपने बीएसटीसी का जो टॉपिक लगता है टीचिंग एप्टीट्यूड में फर्स्ट टॉपिक जो अपना है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसको अपन लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम अभी रीजनिंग की भी आपकी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। उसकी प्लेलिस्ट में आप लोगों को क्लास मिल जाएगी, वो भी आप लोग देख सकते हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का अपना फर्स्ट टॉपिक जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये वाला जो टॉपिक है ये अपना रीट में भी लगता है, रीट लेवल फर्स्ट हो या फिर रीट लेवल सेकंड, रीट प्री या फिर रीट मेंस। बीएसटीसी जैसे ही आप लोग क्लियर करोगे उसके बाद में जैसे आप रीट का एग्जाम दोगे तो उसमें भी आपका ये टॉपिक लगता है। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो टॉपिक है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें तो इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल फैक्ट पूछे जाते हैं, जिनमें कि बिल्कुल फैक्ट पूछे जाते हैं। लेकिन अपने बीएसटीसी में ऐसा नहीं है। बीएसटीसी में जो पूछे जाएंगे वो इनसे जो एग्जाम्पल बनते हैं उनसे वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोई अगर बच्चा है जो कि होमवर्क करके नहीं आता तो तुम उस बच्चे के साथ में क्या करोगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे को सीधा तुम मारने लग जाओगे, क्योंकि इसके अंदर अपने को यही बताया जाता है कि बच्चे का सबसे पहले अपने को ये पता लगाना है कि इस बच्चे ने होमवर्क क्यों नहीं किया। हमें उसके कारणों का पता लगाना है, उसके बाद में हमें मारना नहीं है बच्चे को कभी भी। शिक्षण अभिरुचि में जो भी आपके क्वेश्चन आए यदि उनमें मारना कभी भी है कि हम बच्चे को पीटेंगे तो वो ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है, हम जो ये टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो मूल्यांकन है इस वर्ड का क्या मतलब है। मूल्यांकन जो शब्द है, मूल्यांकन शब्द का आपने बेसिकली जो मतलब है वो है किसी भी मूल्य का अंकन करना। मूल्य का मतलब होता है जैसे कि हम कभी बाजार में जाते हैं, हम जो भी कोई वस्तु जो है वो हम खरीदते हैं उसके लिए हम उसको एक मूल्य देते हैं या फिर जो भी हम पैसे देते हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि जो भी वस्तु हमने खरीदी है इस चीज़ की वैल्यू क्या है। एक तरीके से देखा जाए तो जो भी स्टूडेंट अपने हैं या फिर जो भी बच्चे हैं उन सब की वैल्यू का अपन जो पता लगाते हैं उसे हम कहते हैं मूल्यांकन। वो तो अपना हो गया मूल्य। अंकन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जो है हम पता लगाते हैं कि इस चीज़ की वैल्यू क्या है। ठीक है, उसको हम कहते हैं अंकन करना, या किसी की भी वैल्यू का जो हम पता लगाते हैं उसे हम कहते हैं मूल्यांकन। किसी के भी मूल्यों का अंकन करना उसे हम कहते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि शिक्षार्थी ने, शिक्षार्थी का मतलब है कि जो अपना स्टूडेंट है उसने कहाँ तक उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त की है। उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त की है मतलब है जैसे कि मैं अगर तुम लोगों को अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी कोई ना कोई उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य अगर ये है कि तुम्हें बीएसटीसी पास करानी है तो मूल्यांकन से मुझे ये पता चलता है कि तुम जो अपना उद्देश्य था कि बीएसटीसी पास करनी है वो उद्देश्य कहाँ तक हम उस उद्देश्य में जो है वो सफलता प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं मूल्यांकन। द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि शिक्षार्थी ने कहाँ तक उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त की है। मूल्यांकन से ज्ञान, कौशल, अभिरुचि, अभिवृद्धि की दृष्टि से कितनी प्रगति हुई है यह पता लगाया जाता है। हमें पता चलता है कि बच्चे ने कहाँ तक जो है वो प्रगति की है। ठीक है, बालकों की कठिनाइयों का पता चलता है, वह किस दक्षता में कितने पिछड़े हुए हैं और उनके पिछड़ेपन का क्या कारण है। जैसे ये मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन का मतलब जैसे कि हम किसी बच्चे के बारे में पता लगाते हैं कि ये बच्चा जो है वो कैसा है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि किसी भी बच्चे के बारे में तुम्हें पता लगाना है कि इस बच्चे का तुम्हें मूल्यांकन करना है, तुम उस बच्चे का मूल्यांकन करोगे कि ये बच्चा जो है ये सामाजिक रूप से कैसा है, ये बच्चा ईमानदार है या नहीं है, या जो भी उसके वैल्यूज़ है उनके बारे में उनको जो तुम आइडेंटिफाई करोगे उसे हम कहते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन से हमें ये पता चलता है कि जो भी कोई बच्चा है वो दक्षता में कितना पिछड़ा हुआ है, मतलब वो जो बाकी बच्चे हैं उनसे वो कितना पीछे है, और वो पीछे है उसका कारण क्या है, क्योंकि कोई ना कोई तो कारण होगा। जैसे हो सकता है कोई बच्चा जो है वो पढ़ाई में कमज़ोर है, इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि उसके बच्चे के पास में जो है उचित सामग्री ना हो या फिर उसके पास में ये साधन नहीं हो कि वो पढ़ सके। ठीक है, तो हमें मूल्यांकन से ये पता चलता है कि जो बच्चा पिछड़ा हुआ है उसके पिछड़ेपन का कारण क्या है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि मूल्यांकन जो हम कर रहे हैं किसी भी बच्चे का उसके उद्देश्य क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होंगे ही। सबसे पहला जो उद्देश्य अपना है वो अपना हो जाता है कि मूल्यांकन को नियमित एवं समग्र बनाना। नियमित का मतलब होता है कि हमेशा, ठीक है, और समग्र का मतलब होता है कि सभी चीज़ों का। मूल्यांकन जो हम कर रहे हैं किसी भी बच्चे के, अगर जो हम उसकी वैल्यूज़ का अपन पता लगा रहे हैं वो एक तो हमें हमेशा लगाना है। ऐसा नहीं है कि 4-5 साल में तुम उसका एक बार मूल्यांकन कर रहे हो सकता है कि 4-5 साल में तो वो बच्चा जो है पूरा बदल ही जाए। एक तो हमें मूल्यांकन जो है वो नियमित करना है।
दूसरी बात है कि हमें मूल्यांकन जो है वो समग्र बनाना है, मतलब मूल्यांकन उसके सभी पहलुओं का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमने किसी बच्चे की, जैसे तुमने परीक्षा ली, वो बच्चा जो है मैथ में बहुत ज़्यादा होशियार है, इससे हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि हो सकता है कि बाकी जो विषय है उसमें वो बच्चा जो है वो पिछड़ा हुआ हो। इसलिए हमें उसके सभी पहलुओं का भी मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना है। जैसे कि कोई भी चीज़ हम उन्हें याद करने के लिए कहते हैं, जैसे कि अगर ये पीडीएफ थी, ये मैं तुम्हें टेलीग्राम के माध्यम से अगर शेयर कर देता और मैं तुम्हें बोलता कि इसको रट लेना, तो मूल्यांकन में ये चीज़ नहीं होती। मूल्यांकन में जो भी कोई विषय वस्तु है उसमें रटने की बजाय उसे समझने पर बल दिया जाता है। ठीक है। शिक्षण अभिरुचि में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें अगर रटना कहीं पर भी सही बताया जाता है तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा, क्योंकि रटना जो है ये प्रकार की अमनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें कि रटना जो है वो गलत होता है बच्चों के लिए। हमें उन्हें रटाना नहीं है, हमें उन्हें समझाना है। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। मूल्यांकन में निदान तथा उपचार को प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित को मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना। निदान का मतलब होता है किसी भी समस्या को दूर करना। जैसे कि अगर मुझे कोई समस्या है, अगर मैं उस समस्या को दूर करता हूँ तो मैं कहूँगा कि मैंने उस समस्या से जो है वो निदान पा लिया है। उपचार का मतलब होता है कि जैसे ही अगर कोई व्यक्ति है उसको अगर चोट लगती है, हम उसका उपचार करते हैं। किसी भी चीज़ का निदान पाना या उस समस्या को दूर करना, उसे हम कहते हैं उपचार करना। मूल्यांकन से हमें ये पता चलता है कि बच्चे के अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं, उनसे हम उस बच्चे के मूल्यांकन के से हम उसका निदान भी कर सकते हैं तथा उसका उपचार भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में है कि बालकों में चहुमुखी विकास को निरंतर गति देना। चहुमुखी का मतलब होता है कि बच्चे का जो है वो सभी पहलुओं का हमें जो है वो मूल्यांकन करना है, सभी पहलुओं से उसे जो है उसका विकास करना है। जैसे कि कोई बच्चा है वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन वो बच्चा शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं है, बच्चा सीधा ही नहीं चल पाता। ठीक है। तो मूल्यांकन से हमें उसके चहुमुखी जो विकास है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जो भी विकास है, सभी विकासों को अपने को गति देना है। ठीक है। इसके बाद में है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। परीक्षा प्रणाली का मतलब है कि जो भी अपने एग्जाम पेपर्स होते हैं उनमें भी अपने को मूल्यांकन के माध्यम से अपने को जो है वो सुधार करना है। मूल्यांकन से अगर हमें ये पता चलता है कि कोई बच्चे जो है वो सोचने में बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, वो इतना नहीं सोच पाते, तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन पेपर इस हिसाब से बनाएंगे कि बच्चों को फैक्ट इतने ज़्यादा याद नहीं करने, उन्हें वो चीज़ें लिखनी है जो कि वो खुद के दिमाग से सोच सके। जैसे कि हम अगर बच्चों को एक क्वेश्चन दें कि 1857 की क्रांति में अगर जो सैनिक थे भारत के, वो अगर जीत जाते हैं तो भारत की जो स्थिति है वो क्या होती। इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चा किस स्तर पर सोच सकता है। ठीक है। तो परीक्षा प्रणाली में भी अपने को जो है वो सुधार करना है। मेन जो इस टॉपिक से तुम्हें कोई फैक्ट याद नहीं करना, मेन तुम्हें इस टॉपिक से बस यही याद करना है कि बच्चों से हमें एज ए टीचर हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है। बच्चों से अपने को किस तरीके से जो है वो डील करनी है, क्योंकि फैक्ट तुम लोगों से नहीं पूछे जाएंगे, वो सीधा एग्जाम्पल देके पूछेगा। ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। शिक्षण व्यूह रचना में सुधार करना एवं विकास करना। ठीक है। शिक्षण व्यूह रचना, जैसे कि मैं अगर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मेरे अगर उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है, ठीक है, मेरा उद्देश्य है तुम्हें पीएचडी से पास कराना या फिर तुम्हें समझाना, अगर तुम वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि तुम मेरी जो शिक्षण व्यूह रचना है, मतलब मैं जैसे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ में भी मैं जो है वो विकास करूँ, क्योंकि कल को तुम भी पीएचडी से पास करोगे, तुम भी टीचर बनोगे। उसके बाद में अगर तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे गलत हैं, बच्चे जो है वो मंदबुद्धि है। तुम्हें अपने पढ़ाने का जो तरीका है उसे भी तुम्हें बदलना होगा। ठीक है। ये अपने को मूल्यांकन से पता चलता है। इसके बाद में 7वां पॉइंट है अपना कि बालकों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना। जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उसमें एकदम से उसका व्यवहार जो है वो बदल जाता है। 9वीं कक्षा तक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, 10वीं कक्षा में बच्चा जैसे ही आता है तो बच्चा फेल हो जाता है। हमें उस बच्चे के बारे में ये पता करना है कि बच्चे का जो व्यवहार परिवर्तन हुआ है ये कैसे हुआ है, इसकी अपने को जो है वो जांच करनी है। वो जांच अपन कर पाएंगे मूल्यांकन से, क्योंकि मूल्यांकन करने से ही अपने को पता चलेगा कि बच्चा जो है वो अभी कमज़ोर है या फिर इसके व्यवहार में जो है वो परिवर्तन आ गया है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। 8वां पॉइंट अपना है कि बालकों द्वारा ग्रहण की गई पाठ्यपुस्तक की जांच करना तथा उनकी दुर्बलताओं का निदान करना। दुर्बल होता है कि कोई भी व्यक्ति जो वो कमज़ोर होता है उसे हम दुर्बल कहते हैं। पाठ्यपुस्तक की दुर्बलताएं मतलब कि पाठ्यपुस्तक में जो जो कमजोरियां हैं या जो जो गलतियां हैं। ठीक है। जैसे कि अगर कोई बालक है, एज ए टीचर तुम्हें ये सारी चीज़ें इमेजिन करनी है
और एज ए टीचर ही वो तुम लोगों से पूछेगा। अगर तुम टीचर हो, कोई तुम्हारा स्टूडेंट है वो कि कोई बुक पढ़ रहा है, बुक पढ़ने में अगर बुक में बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत लिखी हुई है, बच्चा उन सभी चीज़ों को जो है वो याद कर लेता है। तो तुम्हें एज ए टीचर तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उस स्टूडेंट की जो बुक है उसकी तुम जांच करो। जांच करने के बाद में उस बुक में जो भी चीज़ें गलत हैं उनको तुम दूर करो और बच्चे को बताओ कि इस किताब में जो है ये चीज़ें गलत है, तो इन चीज़ों को याद नहीं करना है। ठीक है। 9वां पॉइंट अपना है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन करना। बच्चा जो भी सीख रहा है उसकी प्रक्रिया जो है सीखने की, उसे अपने को जो है वो आगे बढ़ाना है। 10वां पॉइंट है अपना कि शिक्षकों की कुशलता एवं सफलता के मापन में मूल्यांकन सहायक होता है। ठीक है। मैं एज ए टीचर हूँ या तुम खुद अगर एज ए टीचर हो तो तुम कितने परिपक्व हो, तुम कितने कुशल हो, ठीक है, तुम्हें कितना ज़्यादा ज्ञान है, तुम्हें कितना आता है, ये भी डिपेंड करता है कि बच्चों का जो मूल्यांकन होगा तो बच्चे कितने उद्देश्य में प्राप्ति कर पाएंगे। अगर तुम्हें ही कुछ नहीं आता तो बच्चे भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। तो शिक्षकों की जो कुशलता है या वो सफलता, मेरी कुशलता जो है या मेरी जो सफलताएं हैं उनके मापन से भी जो मूल्यांकन है वो प्रभावित भी होगा और मूल्यांकन करने में सहायक भी होगा। ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। एक मिनट। ये तो अपना था जो मूल्यांकन के अपने उद्देश्य क्या है। इसके बाद में मूल्यांकन का महत्व क्या है। वो तो अपने उद्देश्य वो होते हैं जिनकी हमें प्राप्ति करनी है। जिस भी चीज़ के लिए हम वो चीज़ जो कर रहे हैं, जैसे कि अगर मेरा उद्देश्य है कि मुझे तुम्हें बीएसटीसी पास कराना है, वो मेरा उद्देश्य है, मैं पढ़ाऊँगा, उससे तुम्हें जो है वो उद्देश्य जो है वो प्राप्ति होगी। महत्व है कि ये जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ इस चीज़ से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, उसे हम कहते हैं महत्व। मूल्यांकन का महत्व क्या है। मूल्यांकन से शिक्षण के उद्देश्य, सबसे पहली बात को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके उद्देश्य क्या है, तो उन उद्देश्यों की अपने प्राप्ति होगी। ठीक है। शिक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति का ज्ञान होता है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है कि तुम्हें बीएसटीसी पास कराना है, उस लक्ष्य की प्राप्ति का ज्ञान होता है कि तुम्हें जो है वो बीएसटीसी में तुम पास कर लोगे या नहीं कर लोगे। अगर मैं तुम्हारा मूल्यांकन करता हूँ तो मुझे पता चलता है, अगर मैं तुम्हारा आज टेस्ट लेता हूँ तो मुझे पता चलता है कि तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में है कि शिक्षण विधियों की उपयोगिता एवं असफलताओं का पता चलता है। शिक्षण अपन जो शिक्षण विधियाँ अपनी है, शिक्षण विधियों के बारे में बात करते हैं कि शिक्षण विधियाँ जो है वो अपनी क्या होती। ठीक है। शिक्षण विधियाँ अपनी होती है कि अपन बच्चों को जो है वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। शिक्षण विधियाँ अपने हिंदी में बहुत सारे प्रकार की होती है, 22 से 25 प्रकार की होती है, अलग अलग तरह की होती है। जैसे बहुत सारी शिक्षण विधियाँ होती है उनमें हम केवल जो है वो कविताएं पढ़ाते हैं, बहुत सारी शिक्षण विधियों में हम सिर्फ व्याकरण पढ़ाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि शिक्षण जो अपनी विधियाँ हैं उनकी उपयोगिता क्या है एवं उनकी असफलता का पता लगाना। जैसे कि अगर मैं तुम्हें सिर्फ कविताएं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो उससे मैं जब तुम्हारा मूल्यांकन करूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरी जो शिक्षण विधियां हैं, जैसे कि मैं तुम्हें सिर्फ कविताएं पढ़ा रहा हूं तो इसकी उपयोगिता क्या है, इससे तुम लोगों के क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, और अगर बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो इसका भी हमें पता चलता है मूल्यांकन से। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। एक मिनट, है ना। शिक्षकों तथा छात्रों का पुनर्बलन मिलता है। ठीक है। अगर हम मूल्यांकन करते हैं किसी भी बच्चे का तो अपने को पता चलता है कि हाँ, मैं ये जो मेरा विषय है इस विषय में जो है मैं होशियार हूँ, तो उस बच्चे को पुनर्बलन मिलता है, कहे तो उसे मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि अगर हम कोई टेस्ट देते हैं, आज अगर तुम बीएसटीसी का टेस्ट दो, तुम्हारे अगर 500 प्लस नंबर आते हैं तो तुम्हें जो एक मोटिवेशन मिलेगा, तुम्हें एक पुनर्बलन मिलेगा, वो होता है कि मूल्यांकन से शिक्षकों तथा छात्रों दोनों को पुनर्बलन मिलेगा। क्योंकि मैं अगर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी उद्देश्य यही है। अगर तुम टेस्ट दोगे, तुम्हारे 500 प्लस नंबर आते हैं कि तुम भी मोटिवेट होंगे, मैं भी मोटिवेट होऊंगा। मैं इसलिए होऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और मेरा उद्देश्य वही है कि तुम्हें मुझे पास कराना है, मुझे तुम्हें पास कराना है, तुम मुझे क्या पास कराओगे। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि बालकों की व्यक्तिगत कमजोरी का पता चलता है। अगर कोई बालक है वह किसी एक सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो हमें मूल्यांकन से ये पता चलता है कि यह बच्चा जो है वो किस विषय में कमज़ोर है, व्यक्तिगत उसकी जो कमजोरी है उसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है। इसके बाद में अपना 5वां टॉपिक है कि कक्षा के छात्रों का आसानी से वर्गीकरण। अगर हमने ये बच्चों का टेस्ट लिया, उससे हमें ये पता चलता है कि कौन से बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा होशियार है, कौन से बच्चे जो है वो सामान्य है, और कौन से बच्चे हैं जो निम्न है। मतलब बहुत सारे, जैसे कि 50 बच्चों की एक क्लास है, उनका हमने टेस्ट लिया, 20 बच्चे ऐसे निकल के आते हैं जिनके नंबर काफ़ी अच्छे आते हैं। ठीक है। हमने उन्हें अलग छांट लिया। उसके बाद में 20 बच्चे ऐसे आते हैं जो कि सामान्य में आते हैं, मतलब बीच वाले, ना तो ज़्यादा
इंटेलिजेंट है और ना ही बहुत ज़्यादा डफर है, उनको हम रख देते हैं बीच में। उसके बाद में 10 बच्चे ऐसे आते हैं बिल्कुल जड़ बुद्धि, जिन्हें कुछ भी नहीं आता, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि स्कूल कब आना है कब नहीं आना, ठीक है। तो हम बच्चों का जो है वो आसानी से एक वर्गीकरण भी कर पाते हैं मूल्यांकन के माध्यम से, ठीक है। हमें पता चलता है कि कौन से बच्चे जो है वो इंटेलिजेंट है, कौन से इंटेलिजेंट नहीं है। मूल्यांकन से हम बच्चों का वर्गीकरण भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपना छठा पॉइंट है कि मूल्यांकन द्वारा प्राप्त अंक बच्चे के भविष्य का आधार बनते हैं। जैसे कि अगर आज मैं तुम्हारा कोई टेस्ट लेता हूँ, ठीक है, तो तुम्हारे जो अंक आएंगे, अंक का मतलब जो भी तुम्हारे नंबर आएंगे, अगर तुम्हारे 500 प्लस नंबर आते हैं तो तुम्हारे भविष्य का पता चलता है कि हाँ तुम बीएसटी पास कर सकते हो, इतने इंटेलिजेंट हो तो तुम रीट भी पास कर लोगे, टीचर भी बन जाओगे। लेकिन वही तुम्हारे नंबर आते हैं 150 नंबर, तो पता चलता है कि तुम्हारे भविष्य में कुछ नहीं होना, ठीक है। तो मूल्यांकन से हमें यह भी पता चलता है, जो अपने अंक आते हैं उनसे हमें पता चलता है कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पेज की तरफ। मूल्यांकन को देखते हुए, ये अपना 7वां पॉइंट है मूल्यांकन के महत्व का। मूल्यांकन को देखते हुए शिक्षण हेतु व्यूह रचना तैयार की जा सकती है, ठीक है। अगर मैं किसी का मूल्यांकन लेता हूँ या तुम किसी का मूल्यांकन कर रहे हो, तुम्हारी पूरी कक्षा है उसका तुम मूल्यांकन कर रहे हो, तो तुम्हें ये पता चलता है कि तुम जो पढ़ा रहे हो उसकी तुम्हें किस प्रकार से व्यूह रचना करनी है, मतलब तुम्हें प्लानिंग कैसे करनी है। अगर तुम बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हो, अगर बच्चों के नंबर इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो तुम इस प्रकार से प्लानिंग करोगे कि तुम्हें बच्चों को और अच्छे से पढ़ाना है, ठीक है। तो मूल्यांकन को देखते हुए हमें यह भी पता चलता है कि हमें अपने शिक्षण की जो व्यूह रचना है उसे किस प्रकार से तैयार करना है। उसके बाद में एक अपना क्वेश्चन आता है कि मूल्यांकन का जो क्षेत्र है परीक्षा से कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे परीक्षा से इसने ऐसा बोला है कि मूल्यांकन, एक तो हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, मूल्यांकन करते हैं, और एक चीज़ अपनी होती है परीक्षण। मूल्यांकन और परीक्षण में क्या फ़र्क है, देखो। एक तो हम अगर किसी बच्चों का हम जो है वो परीक्षा लेते हैं, हमने स्कूल के अंदर बच्चों की जो है वो परीक्षा ली, उसे हम कहते हैं परीक्षण या फिर परीक्षा। दूसरी चीज़ है कि मूल्यांकन। मूल्यांकन एक तो बच्चे की जो है वो सभी पहलुओं का होता है। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे का सिर्फ एक विषय का हमने टेस्ट लिया वो तो अपना परीक्षण हो जाएगा, ठीक है। मूल्यांकन होता है बच्चे के हम सामाजिक गुण भी देख रहे हैं कि बच्चा समाज के लिए कितना कारगर है, सामाजिक गुण भी देख रहे हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक गुण, जो भी उसके मानसिक गुण हैं वो भी हम देख रहे हैं कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, सामाजिक भी देख रहे हैं। सभी प्रकार के उसके सभी पहलुओं का जो हम अध्ययन करते हैं, जो कि हम उसकी वैल्यू पता लगाते हैं, वो तो है अपना मूल्यांकन। लेकिन परीक्षा में क्या होता है, हम उन्हें एक जगह बिठाकर हम उनका जो टेस्ट लेते हैं उसे हम कहते हैं परीक्षा, ठीक है। मूल्यांकन क्योंकि बहुत बड़ा है, क्योंकि मूल्यांकन में हम उसके सभी पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं, परीक्षा में सिर्फ एक ही पहलू का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो मूल्यांकन है वो परीक्षा से कैसा है, परीक्षा के बराबर ही है, परीक्षा के समान है, या उससे विस्तृत है, या संकुचित है, संकुचित का मतलब छोटा है, या सीमित है, सीमित का मतलब जो मूल्यांकन है ये परीक्षा से भी छोटा है या सीमित दायरे में है, या फिर विस्तृत है। सीधी बात है, विस्तृत है। क्यों? क्योंकि परीक्षा जो है सिर्फ एक पहलू का होता है, लेकिन मूल्यांकन जो है वो सभी पहलुओं का होता है, इसलिए मूल्यांकन जो है वो परीक्षा से विस्तृत क्षेत्र में है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फेज की तरफ। अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं। हम बच्चे का जो मूल्यांकन कर रहे हैं या हम बच्चों का अगर टेस्ट ले रहे हैं, मूल्यांकन की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहली विशेषता अपनी आती है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या होती है, देखो। वस्तुनिष्ठता से मतलब है कि जिसका अर्थ एक ही हो, जिसमें मूल्यांकन पक्षपात रहित होता है। पक्षपात का मतलब होता है जैसे कि कोई बच्चा है वो तुम्हें आकर अगर रोज़ वो तुम्हें चाय देने आता है, ठीक है। एज ए टीचर, अगर तुम स्कूल में टीचर बने हो, एक स्टूडेंट है वो रोज़ चाय बनाता है, तुम्हें रोज़ चाय पिलाता है, तुम्हारा जो होगा ना वो उस बच्चे के प्रति जो व्यवहार होगा वो तुम्हारा भी अच्छा होगा, क्योंकि वो तुम्हें रोज़ चाय पिलाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जब टेस्ट लोगे तो उस चाय वालों को तुमने ज़्यादा नंबर दे दिया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है। पक्षपात रहित हमेशा मूल्यांकन होना चाहिए। उत्तरों का लिखित आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है, ना कि परीक्षक की दृष्टि के आधार पर। जैसा कि अगर मेरा मूड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टेस्ट में बच्चों को नंबर जो है वो कम दे दूंगा। मेरे मूड के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, डिपेंड उस पर होना चाहिए कि बच्चे ने क्या लिखा है, ठीक है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वैधता। जिस योग्यता अथवा ज्ञान की परीक्षा लेना हमारा उद्देश्य हो
उसी की परीक्षा हो। जैसे कि अगर मुझे पता लगाना है कि बच्चे जो है वो समाज के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, तो मैंने बच्चों का जो है वो अलग अलग तरीके से उन्हें प्रश्न पूछे कि समाज में अगर ऐसी चीज़ हो जाती है तो तुम क्या करोगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे समाज से रिलेटेड पूछना है और मैं उन्हें पूछने लग जाऊँ राजनीति से रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। वैधता का मतलब है कि हमें जिस भी चीज़ का मूल्यांकन करना है हम उसी चीज़ की परीक्षा लें, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, जो कि अपना विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब है कि विश्वसनीयता से तात्पर्य व्यवहार में शुद्धता एवं संगति से है। पुनर्मूल्यांकन के बाद भी वही अंक रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर तुम आज टेस्ट देते हो पीएसटीसी का, तुम्हारे नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, मान लो तुम्हारे 500 नंबर आ गए, ठीक है। कल तुमने सेम उसी वेबसाइट पर दूसरा टेस्ट दिया और तुम्हारे नंबर आते हैं 200, ठीक है। तो उस टेस्ट में जो है वो विश्वसनीयता की कमी है। मतलब जो अपना टेस्ट होता है या अपना जो मूल्यांकन है वो हमेशा शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। अगर मूल्यांकन हम कर रहे हैं तब तो बच्चा बहुत अच्छा है, दूसरी बार मूल्यांकन कर रहे हैं तो बच्चा बहुत जो है वो बिगड़ जाता है। इसका मतलब यह है कि अपने मूल्यांकन में जो है वो विश्वसनीयता की कमी है, ठीक है। एक बार रीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चा जो है वो टेस्ट देता है, उसके नंबर जो है वो अधिक आते हैं, दूसरी बार जब वो टेस्ट देता है तो उसके नंबर जो है वो बहुत कम आ जाते हैं। मूल्यांकन की ये किस इस जो मूल्यांकन है इसमें किस विशेषता का अभाव है, तो वहाँ पर आ गया था विश्वसनीयता, उसमें विश्वसनीयता का अभाव था। चौथा पॉइंट अपना आ जाता है विभेदीकरण। विभेदीकरण का मतलब है कि मूल्यांकन से समर्थ और असमर्थ विद्यार्थियों में भेद करने की सामर्थ्य होना, ठीक है। जैसे कि अगर हम टेस्ट लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन से बच्चे जो है वो अच्छे हैं, कौन से इंटेलिजेंट है और कौन से इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। तो मूल्यांकन से हम जो है वो विभेदीकरण बच्चों का कर सकते हैं। इसके बाद में आता है व्यवहारिकता। प्रश्न पत्र ऐसे हो जो स्कूल के वातावरण, समय सारणी और परीक्षा की कालावधि आदि के अनुरूप व्यवहारिक सिद्ध हो और कोई कठिनाई नहीं हो। जैसे कि अगर हम राजस्थान में रह रहे हैं, हम बच्चों को राजस्थान के बारे में अगर पढ़ा रहे हैं और हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं और हम उन्हें प्रश्न दे देते हैं जम्मू कश्मीर के कि जम्मू कश्मीर में तुम्हें रहना है तो तुम कैसे रहोगे, तो ये चीज़ गलत है। क्योंकि प्रश्न पत्र जो है वो हमेशा स्कूल का जो वातावरण है, समय सारणी जो अपनी टाइम टेबल है और परीक्षा का जो समय है उसके अनुरूप ही होना चाहिए, ठीक है। और उसमें किसी भी प्रकार की जो है वो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। छठा पॉइंट अपना है कि व्यापकता। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होना चाहिए। जैसा कि पहले ही तुम्हें बताया था कि मूल्यांकन किसी भी एक पक्ष का नहीं होता, बच्चे का जो मूल्यांकन होता है वो उसके सभी पहलुओं का होना चाहिए, ठीक है। तो मूल्यांकन जो है वो व्यापक होना चाहिए, सभी पक्षों का होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए, ठीक है, व्यवहारिक भी होना चाहिए कि बच्चे का व्यवहार कैसा है। इसके बाद में अपना सातवां टॉपिक आता है, सातवां पॉइंट अपना आता है प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण है कि मूल्यांकन प्रामाणिक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को कुछ भी पढ़ा रहे हैं मूल्यांकन में, उन्हें कुछ भी करवा रहे हैं जो कि प्रामाणिक भी नहीं है, ठीक है। करवाना वही है, मूल्यांकन भी उन्हीं चीज़ों का करना है, पढ़ाना भी वही चीज़ें हैं जो कि प्रामाणिक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी गप जो है वो बच्चों को मत सिखा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ये सारी जो भी विशेषता 7 विशेषताएं बताई, ऐसे जो इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं ये अपने रीट में आते हैं। रीट में लगभग हर पेपर में ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली रीट में पूछा जाता है, बीएसटीसी में नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी जो ये 7 विशेषताएं इनके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि इनके अंदर से जो चीज़ें हैं इनसे वो एग्जाम्पल बनाएगा और फिर वो तुम लोगों से पूछेगा। इसमें अपना आ जाता है आत्मनिष्ठता, क्योंकि ये इसकी विशेषता नहीं है। स्पष्टता हमने पढ़ी थी, जो भी अपन मूल्यांकन कर रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। उपयोगिता, मूल्यांकन कर रहे हैं उसका कोई महत्व भी होना चाहिए, कुछ उपयोगिता भी होना चाहिए। मूल्यांकन जो है वो सरल भी होना चाहिए, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब जो है वो अपना टॉपिक स्टार्ट होता है। इतनी देर तो हमने जो पढ़ा था वो ये था कि मूल्यांकन आखिर होता क्या है। अब अपन पढ़ रहे हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसे अपन कहते हैं CCE। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना। सबसे पहले CCE की ये अपने यहाँ पे दे देते हैं फुल फॉर्म। सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसे हिंदी में, ठीक है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है वो कौन सी बनी थी? 1986 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया गया था, ठीक है। इस पर सबसे पहले जो वो ध्यान दिया गया था 1986 में। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अगर अपन शाब्दिक अर्थ देखें कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या है, क्योंकि मूल्यांकन का मतलब तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देख लिया था कि बच्चे की जो है वो अपने को वैल्यू को अपना पता लगाना है कि बच्चा जो है वो कितना वैल्यूएबल है, उसको हम कहते हैं मूल्यांकन। सतत का मतलब होता है और व्यापक, व्यापक का मतलब होता है कि बच्चे के सभी पहलुओं का हमें अध्ययन करना है। सतत का मतलब होता है कि निरंतर करते रहना है। ऐसा नहीं कि 5 साल बाद में मूल्यांकन कर रहे हो, निरंतर करते रहना है और उसके सभी पहलुओं का हमें अध्ययन करना है। उसे अपन कहते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे इंग्लिश में अपन CCE कहते हैं, ठीक है।
अब कहते हैं कि सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये बनी थी 1986 में। इसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जो है वो बल दिया गया था। अब इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी 1991 में। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मापदंड तय किए गए, मूल्यांकन प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों के सुझाव दिए गए। इससे इतना ज़्यादा अपने इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अपना है कि इसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCE 2005, ये अपने रीट में भी टॉपिक लगता है। 2005 एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009, ये भी लगता है। इसकी एक धारा है 29, इसमें CCE पर चर्चा की गई है, मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन की चर्चा की गई है धारा 29 में। धारा क्या है? RTE 2009 या फिर NCE 2005, इनमें बहुत सारी धाराएं हैं। अलग अलग धाराओं में जो है वो शिक्षा से संबंधित जो है वो तथ्य रखे गए हैं। तो इसकी जो धारा 29 है उसके अंदर अपने इस पर जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है इसके ऊपर जो है वो चर्चा की गई है। अभी जो रीट का पेपर हुआ था 2025 में, रीट प्री का लेवल 2 का, उसमें सेम ये वाला क्वेश्चन आया था कि कौन सा जो वो है धारा है जिसमें कि अपने सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में अपने को पता चलता है, तो वो थी अपनी धारा 29। ठीक है, इसके बाद में है कि अपन जो मूल्यांकन कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? माध्यमिक स्तर पर सतत और व्यापक मूल्यांकन को अपने सभी विद्यालयों में लागू करते हुए CBSE ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि मूल्यांकन करते समय विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मतलब अगर अपन मूल्यांकन कर रहे हैं तो बच्चे का जो है वो उसमें सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास होता है शारीरिक बच्चे का विकास, मानसिक विकास और उसका सामाजिक विकास। सबसे पहले बात करते हैं कि शारीरिक विकास क्या होता है। बच्चा जो है वो शरीर से बलिष्ठ होना चाहिए, लेकिन शरीर से बलिष्ठ बच्चा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन बच्चा मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर है, बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आता, 2+2 करवाते हैं वही नहीं आता, तो वो बच्चा सिर्फ बेलबुद्धि है, सिर्फ शरीर से ही बलिष्ठ है। ठीक है, तो बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होता है उसमें बच्चे को शारीरिक विकास भी करवाना है, बच्चे का मानसिक विकास भी करना है और बच्चे का सामाजिक विकास भी करना है। बच्चे को शरीर से भी ताकतवर बनाना है, मानसिक रूप से भी ताकतवर बनाना है और उसका सामाजिक विकास भी करना है कि समाज में वो जो है एक अच्छा नागरिक बन सके। इसके बाद में है कि CCE जो अपनी सतत और व्यापक मूल्यांकन है, इसकी आखिर शब्दावली क्या है? शब्दावली का मतलब है, ठीक है, हाँ, शब्दावली का क्या मतलब है? शब्दावली का मतलब है कि इसके अंदर अपने को 2 चीज़ें दी हुई है। एक तो है अपना पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? ये क्वेश्चन भी शायद अभी पूछा गया था। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि इसमें बच्चे का पूरा लेखा जोखा होता है। मतलब कि जो बच्चा है, जैसे कि एज ए टीचर अगर तुम हो किसी स्कूल में, तुम्हारी स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनका तुम्हारे पास में एक पोर्टफोलियो होगा। पोर्टफोलियो के अंदर होगा कि उनका पूरा लेखा जोखा होगा, उसमें उसके सभी क्रियाकलाप, गतिविधि एवं अधिक उपलब्धि का क्रमांक ब्यौरा। ठीक है, बच्चा क्या क्या स्कूल में कर रहा है, कौन सी क्लास में है, वो सब चीज़ें जो अपनी होगी वो होगा उसका पोर्टफोलियो, जिसमें उस बच्चे की सभी गतिविधियों का, क्रियाकलापों का जो है अपने पास में एक ब्यौरा होगा। इसके बाद में अपना सेकंड आता है कि चेकलिस्ट। चेकलिस्ट होता है कि ऐसे दस्तावेजों का संग्रह जिसमें कक्षावार एवं विषयवार पाठ्यक्रम का विवरण हो। ठीक है, ऐसी अपने पास में एक चेकलिस्ट हो जिसके अंदर अलग अलग कक्षाओं का अपने पास में सिलेबस हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं चेकलिस्ट। पोर्टफोलियो होता है कि अलग अलग बच्चों का जो है वो अपने पास में जो भी ब्यौरा होता है उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो चेकलिस्ट के अंदर है, चेकलिस्ट जो कि हमने कहा था कि अलग अलग कक्षाओं का जो है अपने पास में सिलेबस होगा, उसके अंदर 3 पार्ट हैं। सतत, अवलोकन, अभिलेख। सबसे पहला ये है, इसके अंदर है कि बालक का अवलोकन करके उसके बारे में सुझाव या फिर टिप्पणी लिखी जाती है। अगर तुम हो एज ए टीचर, किसी भी बच्चे के बारे में तुम्हें जो है वो अवलोकन करना है। अवलोकन का मतलब है कि उस बच्चे के बारे में तुम्हें पता करना है कि बच्चा कैसा है। ठीक है, बच्चे का तुमने मूल्यांकन करा, उसके बाद में तुम उसके सुझाव या उसकी टिप्पणी जो है वो तुम लिखोगे। ठीक है, उसे हम कहते हैं सतत, अवलोक, अभिलेख। अभिलेख का मतलब जैसे कि हम इतिहास में भी पढ़ते हैं, अभिलेख का मतलब होता है जैसे कि अशोक के अभिलेख। अशोक के बारे में जो भी चीज़ें अपने को लिखी हुई मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं कि अशोक का अभिलेख। ठीक है, तो बच्चों के बारे में जो भी चीज़ें हम लिखेंगे, जो भी मूल्यांकन करेंगे, उनके सुझाव और टिप्पणी जो भी हम लिखेंगे उसे हम कहते हैं सतत, अवलोकन, अभिलेख। इसके बाद में सेकंड अपना आता है कार्यपत्रक या फिर वर्कशीट। बच्चों के करवाए गए अभ्यास कार्यों का संग्रह। बच्चों से हम जो भी अभ्यास कार्य करवा रहे हैं, ठीक है, हमने बच्चों को जो है वो रनिंग करवाई, हमने बच्चों को अलग अलग खेल कूद करवाए, उन सब के बारे में जो उनके कार्यों का जो हम संग्रह कर रहे हैं उसे हम कह रहे हैं कार्यपत्रक या फिर वर्कशीट, या फिर बच्चों को जो भी हम कार्य करने को दे रहे हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं कार्यपत्रक या फिर वर्कशीट। तीसरा अपना है कि आर्कटिक। आर्कटिक है कि बच्चों में कला का विकास करना। ठीक है, बच्चों को आर्टिस्ट बनाना। ठीक है, तुम लोगों को अगर नहीं पता तो मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। आर्ट विद GB नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टा पे भी आईडी है, सर्च कर सकते हो।
छात्रों में कला तथा विकास, हाँ, छात्रों में कला का विकास करने के प्रदान की जाने वाली वस्तुओं का संग्रह होता है। ठीक है, बच्चों को अपने को आर्टिस्ट बनाना है तो जो जो भी चीज़ें हम उनको देंगे उन सब का अपन जो है वो संग्रह करेंगे, जैसे कि रबर, पेंसिल, कलर, ड्राइंग, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, उन सबको हम कहते हैं कि, ठीक है, आर्किटिक। इसके बाद में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। विशेष तथ्य अपने कौन कौन सा है? सीबीएसई द्वारा सीसीई का आरंभ सर्वप्रथम अक्टूबर 2009 में किया गया था। सबसे पहले सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो लागू है, आरंभ है, वो कब किया गया था? 2009 में। इसके बाद में ये कौन सी कक्षा से शुरू किया गया? तो कक्षा 9 से इसका आरंभ किया गया था, मतलब कक्षा 9 के बच्चों का मूल्यांकन किया गया था। इसके बाद में सत्र 2010 से 2011 में कक्षा 10वीं में भी शुरू कर दिया गया। पहले कक्षा सिर्फ 9 से आरंभ हुआ था, 2009 में आरंभ हुआ था 9वीं कक्षा में, 2010 में आरंभ हो गया 10वीं कक्षा में। याद रख सकते हो, 2009 में 9वीं कक्षा में, 2010 में 10वीं कक्षा में। 10वीं कक्षा में जब आरंभ हुआ तो ये अलवर के 40 स्कूलों में लागू हुआ था और जयपुर के 20 स्कूलों में। इसके बाद में 13 और 14 में जो है वो संपूर्ण राजस्थान में जो है वो लागू हो गया था। इसके बाद में है कि वर्तमान में राजस्थान में सीसीई को SIQE के नाम से संचालित किया जा रहा है। मतलब अभी जो अपना सतत और व्यापक मूल्यांकन है, इसको SIQE के नाम से जो है वो चलाया जा रहा है। 2015 से 16 में राज्य के सभी स्कूलों में संचालित हो गया था। ठीक है, 2015-16 में जितने भी स्कूल थे अपने राज्य में, उन सभी में जो है वो चलाया गया था। SIQE की अब अपने फुल फॉर्म में कि फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म वगैरह तुम लोगों से वैसे नहीं पूछी जाएगी। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, ये इसकी अपनी फुल फॉर्म हो जाती है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पर। SIQA में अब तक सत्र में 3 योगात्मक मूल्यांकन ही होते हैं। एक सत्र जो अपना होता है, सत्र कहते हैं कि जैसे कि अगर कोई कक्षा 10वीं है तो उसका पूरा जो सत्र है उसमें 3 ही मूल्यांकन होंगे। ठीक है, पहला अपना होगा रचनात्मक निर्माणात्मक। इसमें अपना होगा कि अधिगम कमजोरियों का पता लगाकर विद्यार्थी की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि प्रदान करना। जैसे हम किसी बच्चे का अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि बच्चे में कमजोरियां कौन कौन सी है, उन कमजोरियों का जो है हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है कि संकलनात्मक या संकल्पनात्मक। इसमें अपना है कि शिक्षण सत्र या फिर पाठ्यक्रम की समाप्ति पर किया जाने वाला मूल्यांकन। ठीक है, बच्चों को तुमने पूरा पाठ्यक्रम जो है वो पढ़ा दिया, पूरा सिलेबस पढ़ा दिया, या फिर पूरा सत्र जो है वो अपना खत्म होने वाला है, उसके बाद में जो अपने मूल्यांकन करते हैं, जैसे कि अपनी जो वार्षिक परीक्षा होती है। ठीक है, उसके बाद में अपन चलते हैं कि निदानिक या फिर निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। ये होता है कि सीखने व पढ़ने में जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके कारणों का पता लगाया जाता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा है वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो निदानिक या फिर निदानात्मक परीक्षण से तुम ये पता लगाओगे कि वो बच्चा जो है वो पढ़ने में कमज़ोर क्यों है, उसके मूल व्यवहार को जानेंगे और उसके जो स्तर है कि वो किस स्तर पर अभी है उसका तुम पता लगाओगे। जैसा कि पहले तुम्हें कहा था कि तुम कोई टेस्ट ले रहे हो, ठीक है, उसमें 10 बच्चे ऐसे थे जो कि बिल्कुल जड़ बुद्धि है, जिन्हें कुछ भी नहीं आता। तुम उनके कारणों का पता लगाओगे कि ये जो बच्चे जो जड़ बुद्धि है, इन्हें कुछ भी नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, उनके व्यवहार के बारे में तुम जानोगे और उनके स्तर की पहचान करोगे कि ये किस स्तर पर है। ठीक है, इसके बाद में इसके अपने निदानिक या निदानात्मक परीक्षण के ही अपने पार्ट हैं कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। ऐसा परीक्षण जिसके द्वारा छात्रों की कमजोरियों एवं कठिनाइयों एवं समस्याओं का पता लगाना। हमें जो हम मूल्यांकन करते हैं या परीक्षण लेते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि बच्चों में कौन सी कमजोरियां हैं, उनकी कठिनाइयां कौन सी है और उनकी समस्याएं कौन सी है। निदान का मतलब होता है कि किसी भी रोग का पता लगाना। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे कोई समस्या है उसे मैं दूर करता हूँ, उस समस्या के बारे में अगर मैं जो पता लगाता हूँ उसे हम कहते हैं कि निदान, मूल कारण या फिर रोग का पता लगाना। उसके बाद में है कि उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है। उपचारात्मक परीक्षण का मतलब होता है कि छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों, जो भी छात्र जो है वो गलतियां कर रहे हैं उनको दूर करना, उसे कहते हैं उपचारात्मक परीक्षण। उपचार का मतलब है जैसे कि किसी बच्चे को जो है वो चोट लग जाती है, किसी भी व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है उसका अपन जो है वो इलाज करते हैं। ठीक है, इलाज करना मतलब उसकी जो समस्या है उसे दूर करना। अगर किसी का पेट दर्द हो रहा है तुम उसका उपचार करते हो, अगर तुम डॉक्टर हो तुम उसका उपचार करते हो, तो उसकी जो समस्या थी, मतलब कि जो उसका पेट दर्द हो रहा था वो अब दूर हो गया। तो उस वही अपने यहाँ पर है कि बच्चों की जो समस्याएं हैं उस समस्या को अगर हम दूर करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि उपचारात्मक परीक्षण। इसे चिकित्सात्मक अध्यापन भी कहते हैं, क्योंकि चिकित्सक भी जो होता है वो सेम काम करता है, समस्या को दूर करता है। उपचारात्मक परीक्षण में जो शिक्षक होता है वो भी सेम ही काम करता है।
इसके बाद में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फेज पे। नेक्स्ट अपना है कि उपचारात्मक शिक्षण जो हम कर रहे हैं, बच्चों की जो समस्याएं हैं उनको हम दूर कर रहे हैं, उसका वो ज़रूरी क्यों है, हम बच्चों की समस्याओं को दूर क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला अपना पॉइंट है कि अधिगम दोषों को दूर करने के लिए। ठीक है, अधिगम का मतलब होता है कि जो भी अपन पढ़ा रहे हैं, मेरे और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके बीच में जो भी वार्तालाप हो रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जो मुझे बता रहे हो, उसे हम कहते हैं कि अधिगम। अधिगम में जो भी अपने दोष हैं उनको दूर करना, वो उस जो दूर उपचारात्मक शिक्षण में जो भी अपनी समस्याएं हैं उन्हें हम दूर करेंगे अधिगम में, उसे हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। बालकों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना, कोई बालक है उसके जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी उसको प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हम दूर करते हैं, वो भी उपचारात्मक शिक्षण इसलिए भी ज़रूरी है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षण। ठीक है, जैसे कि अलग अलग बच्चे हैं, वो सभी बच्चे एक समान नहीं हो सकते। अगर तुम्हारी कक्षा में 50 बच्चे हैं, जैसा कि हमने पहले टेस्ट लिया था, सभी बच्चे एक समान नहीं होंगे, सभी बच्चे जो होंगे वो अलग अलग होंगे। तो उपचारात्मक शिक्षण इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम मूल्यांकन से तो हम उन बच्चों का पता लगाएंगे कि कौन से बच्चे जो है वो विशिष्ट हैं, कौन से बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा होशियार है, कौन से सामान्य है और कौन से जड़ बुद्धि है। उपचारात्मक शिक्षण में जो भी जड़ बुद्धि बालक है उनका अपन उपचार करेंगे, मतलब उनकी समस्याओं का अपन पता लगाएंगे, उसके बाद में उन समस्याओं को अपन दूर करेंगे। ठीक है, छात्रों के पिछड़ेपन को दूर करना, कोई बच्चे वो बहुत ज़्यादा पिछड़ेपन है, जैसे कि तुम्हारी कक्षा में कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि जिन्हें कुछ भी नहीं आता, तुम उनके पिछड़ेपन का पता लगाओगे कि ये जो बच्चे हैं ये पिछड़े क्यों हैं, उनका तुम पता लगाओगे। पता लगाने को हम कहते हैं कि निदान। ठीक है, तुम निदान कर रहे हो, उसके बाद में तुम उनकी समस्याओं को तुमने पता तो लगा लिया, अब तुम उनकी समस्याओं को अगर दूर कर रहे हो उसे हम कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, मंदबुद्धि छात्र जो होते हैं, मंदबुद्धि छात्र समझते हो, जो कि दिमाग से थोड़े से मेंटल हिल जाते हैं, जो मंदबुद्धि छात्रों की समस्याओं का समाधान करना। अगर कोई बच्चे हैं जो वो मंदबुद्धि रूप से जो हिले हुए हैं, ठीक है, कक्षा में बैठने को कहते हैं वो बाहर भाग जाते हैं, बाहर जाते हैं वो अंदर आ जाता है, ऐसे अगर कोई बच्चे हैं मंदबुद्धि छात्र जो हैं उनकी समस्याओं का अपन समाधान करेंगे। ठीक है, उन्हें अपने को अच्छे से बढ़ाना है। अपराधी बालक जो होंगे उनका अपने को मार्गदर्शन करना है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको चोरी करने में अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, कभी डस्टर चोरी कर लेता है, कभी चौक चोरी कर लेता है, ठीक है, वो जो अपराधी बालक है उसका अपने को मार्गदर्शन करना है, उसको बताना है कि ये सब चीज़ें जो है वो गलत है, पढ़ाई लिखाई करना है, IAS वाईएएस बनना है। ठीक है, भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, अगर कोई बच्चा है उसको अपनी ही भाषा में जो है वो रुचि नहीं है, ठीक है, कि मुझे तो हिंदी जो है वो अच्छी ही नहीं लगती, तो हम जो उसकी, क्योंकि उसे हिंदी अच्छी नहीं लग रही, इसके पीछे कोई ना कोई कारण हो सकता है। हो सकता है कि जो उसके घर वाले होंगे कोई हिंदी भाषा में उसे गालियाँ देते होंगे, इसलिए उसे हिंदी भाषा नहीं पसंद। हमें उसका पता लगाना है, वो हम कर रहे हैं निदान। ठीक है, उसके घर पर जाकर हम उसकी समस्या को जो दूर करते हैं, घर वालों को समझाते हैं, वो हम कर रहे हैं उसका उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, उसके बाद में है कि उत्तम भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करना। ठीक है, उत्तम भाषा, जो भी उसकी भाषा है, जैसे कि मैंने हिंदी भाषा की भी बात करी, तो उपचारात्मक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण से हम उसकी समस्या का पता लगा लिया, उसकी समस्या को दूर कर दिया, तो उसकी भाषा को जो प्रयोग होगी वो भी विकसित होगा। ठीक है, समय व शक्ति का संरक्षण करना, हमारी समय भी बचेगा और हमारी शक्ति भी बचेगी, क्योंकि हम उस बच्चे की जो है वो समस्या को अगर दूर कर देंगे। ठीक है, छात्रों की आदतों को समाज के अनुकूल दिशा देना, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है उसे बहुत ज़्यादा मारपीट में इंटरेस्ट है, ठीक है, वो स्कूल में किसी को भी मार देता है, कभी किसी को पीट देता है, उसको जो है ना अपने को समाज के अनुकूल दिशा देनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको अपने को बिल्कुल चेंज कर देना है कि नहीं तेरे को मारपीट ही नहीं करनी, उसे मारपीट करने देना है, लेकिन उसको सही ढंग सही जगह पर लेकर जाना है। जैसे कि कोई बच्चा है उसे मारपीट करने में इंटरेस्ट है, हम उसे बोलेंगे कि जाकर तुम MMA में फाइट लड़ो, या फिर जो भी रेसलिंग होती है वो सारी लड़ लो। ठीक है, उसकी जो भी आदतें हैं उसे हम समाज के अनुकूल एक दिशा दे देंगे। ठीक है, ये अपना उपचारात्मक शिक्षण का एक पहलू हो जाता है। इसके बाद में हम चलते हैं कि ये अपना लास्ट पेज है कि संवेगों से पीड़ित छात्रों की समस्या का समाधान। संवेग क्या होता है? संवेग होता है कि अपने जो भी इमोशंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि संवेग। ठीक है, अलग अलग प्रकार के अपने अंदर जो है वो संवेग होते हैं। भय जो होता है ना, भय, डर जिसे हम कहते हैं, वो भी एक प्रकार का संवेग है। संवेग जो है वो ज़रूरी है और संवेग जो है वो आकर ही रहेंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे जो वो है डर नहीं लगता, तो यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि संवेग जो है वो आएंगे ही आएंगे, डर जो है उसे लगेगा ही लगेगा। ठीक है, प्यार जो है वो भी एक प्रकार का संवेग है, तो प्यार ज़रूरी है, प्यार होगा ही होगा। ठीक है, इसे हम दबा नहीं सकते कि ठीक है कि मैं अब प्यार नहीं करूँगा, वो होगा तो होगा, क्योंकि वो एक प्रकार का संवेग है। अलग अलग प्रकार के जो है वो संवेग होते हैं। अगर कोई बच्चा है वो संवेगों से पीड़ित है, ठीक है, अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है,
अंधेरे में तो डर लगता ही है, उस बच्चे को दिन में भी डर लग रहा है, कक्षा में भी वो भाग रहा है कि भूत आ गया, ठीक है। तो अगर वो संवेगों से पीड़ित है तो उसे तुम्हें उसकी समस्या का जो है वो समाधान करना है। इसके बाद में यहाँ पर तुम्हारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। ध्यान रहे, अलग बात है, उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित सर्वश्रेष्ठ एक फिल्म है जिसका नाम है तारे जमी पर, ठीक है, तारे जमी पर। इसमें एक छात्र है, ये वाला जो बच्चा है जिसके दांत बाहर है, ठीक है, इसका नाम है ईशान अवस्थी। अध्यापक जो है ये अपना अध्यापक है जिसका नाम होता है अपना रामशंकर निकुंब, जो कि अपना है आमिर खान। बालक जो ईशान है, ये वाला जो बच्चा है, इसकी एक समस्या है जिसका नाम है डिसलेक्सिया। जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो अपने भाषा की जो समस्याएं होती है उनमें अलग अलग जो है वो बीमारियों के नाम है। तो डिसलेक्सिया एक प्रकार का विकार है, एक प्रकार की बीमारी है जिसमें बच्चा जो है वो पढ़ने से संबंधित दिक्कतें होती है, उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। अलग अलग प्रकार की दिक्कतें होती है, ठीक है। यहाँ पर अपना जो टॉपिक है वो होता है अपना कंप्लीट। मूल्यांकन से रिलेटेड हमने जो आज पढ़ाई करी उसका एक बार अगर हम रिवीजन करें तो मूल्यांकन का मतलब होता है किसी भी बच्चे का उसकी वैल्यू के बारे में अपना पता लगाना कि ये बच्चा जो है वो कितना वैल्यूएबल है। उसके बाद में है कि निदान, किसी की उसकी समस्याओं का पता लगाना है अपने को। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं आ रहा तो हम उसे बिल्कुल पीट ही देंगे कि नहीं, मार ही देंगे, होमवर्क क्यों नहीं किया। सबसे पहले हमें उसके जो कारण है उसके बारे में हमें जो है वो पता लगाना है कि बच्चे ने होमवर्क जो है वो क्यों नहीं किया। उसके बाद में हमें उसका उपचार करना है, ठीक है। हो सकता है कि बच्चे के घर पे जैसे कि लाइट नहीं है तो बच्चा होमवर्क नहीं कर पाएगा। बच्चा कक्षा में आया, हमने उसे पूछा कि होमवर्क किया, उसने बोला नहीं किया, हमने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हमें पता लगाना है, ठीक है। पता हमने लगाया, बच्चे ने बताया कि घर पे लाइट नहीं है, वो हो गया अपना निदान, ठीक है। उसके बाद में हम उस बच्चे के घर पर गए, हमने उसके घर पर लाइट लगवाई, इन्वर्टर लगवाया। वो हम कर रहे हैं उस बच्चे का उपचारात्मक परीक्षण एक तरीके से, जो हम अगर हम सोचें, ठीक है। तो जो भी अगर कोई समस्या है, बच्चे में कोई भी समस्या है, सबसे पहले हमें उस बच्चे का कारण पता लगाना है कि बच्चे में ये समस्या क्यों है, ठीक है। दूसरी चीज़, शिक्षण, ये जो अपनी शिक्षण अभिक्षमता है, इसमें जो चीज़ें हैं कि रटने पर कभी भी बल नहीं देना। कोई भी अगर ऑप्शन ऐसा हो जिसमें रटने को जो है वो अच्छा बताया जा रहा हो तो वो चीज़ गलत है। बच्चे को कभी भी पीटना भी नहीं है, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड ये दो चीज़ें थी जो कि तुम लोगों को याद रखनी है। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। एंड हमारे को जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम लोग अपन से जुड़ जाओ। अपन कोशिश करेंगे कि इस पर अपना पूरा सिलेबस करवाएं, ठीक है। रीजनिंग की भी क्लास जो है वो अपनी चल रही है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।